माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डायनामिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, और इस टॉपिक का नाम है कांस्टेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल। कहने का मतलब किसी कण की प्रतिबंधित गति। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, ओके, उनके बारे में पूरी जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट मोशन की डेफिनेशन। कांस्टेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कण की प्रतिबंधित गति। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? The motion of a particle is called constant motion if it is compelled to move along a given curve or a surface। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर हम किसी पार्टिकल को, किसी कण को किसी वक्र के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर चलने के लिए मजबूर कर दें, कंपेल कर दें, तो इस टाइप की जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट मोशन कहलाएगी। ओके, तो हिंदी के अंदर हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? किसी कण की वह गति जिसमें कण किसी वक्र या पृष्ठ के सहारे चलने के लिए प्रतिबंधित हो। कहने का मतलब क्या है? वो किसी कर्व के ऊपर चले या किसी सरफेस के ऊपर चले, लेकिन किसी प्रतिबंध के अंतर्गत। ठीक है, तो कण की ऐसी गति प्रतिबंधित गति कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, जब किसी कण की गति पूर्णतः स्वतंत्र ना हो। कहने का मतलब क्या है? पार्टिकल जो है वो फ्रीली मोशन ना कर रहा हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हों, प्रतिबंध लगे हुए हों। ओके, दोबारा फिर सुनिए आप, जब किसी कण की गति पूर्णतः स्वतंत्र ना हो, कण पर गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त, ग्रेविटी के अतिरिक्त, ठीक है, किसी न किसी बाहरी बल से प्रभावित होकर कण एक विशेष वक्र में चलने के लिए बाध्य हो, वह गति प्रतिबंधित गति कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? ग्रेविटी के अलावा और भी फोर्सेज होंगे, ओके, और पार्टिकल को किसी कर्व के ऊपर चलने के लिए मजबूर कर दें प्रतिबंध लगाते हुए, तो इस टाइप की जो गति होगी वो क्या कहलाती है? इस टाइप का जो मोशन होगा वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कण की प्रतिबंधित गति। जैसे फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या हो? किस टाइप की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या होगा? ठीक है, जमीन के ऊपर लेटा हुआ नहीं होगा, इस टाइप से खड़ा हुआ सर्कल। ठीक है, और पार्टिकल को हम कहें कि पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर ही चले, लेकिन कहाँ? अंदर। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी। ए बी क्या है? इसका वर्टिकल डायमीटर। ठीक है, तो ए से पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट करता है, किस वेलोसिटी से? यू से, लेकिन कहाँ पर? सर्कल के अंदर। हम स्पेशली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा होगा पार्टिकल कहाँ पे है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर। ठीक है, तो ये प्रतिबंध हो गया सर्कल के अंदर ही सर्कल पर चलना। ओके, ठीक है, और इसी टाइप से मान लो अपने को इस टाइप से कहे क्वेश्चन के अंदर कि पार्टिकल सर्कल के बाहर चले। बाहर का मतलब सर्कल के बाहर और सर्कल पर, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब वो बी से मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा वो सर्कल के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो सर्कल को ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा सर्कल को।
ऐसे ही इसके अंदर होगा कि पार्टिकल सर्कल के अंदर चलेगा और कहीं ना कहीं चलते चलते वो सर्कल को ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो मोशन का डिस्कशन होगा वो क्या कहलाता है? प्रतिबंधित गति, कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, या फिर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे सामने? पार्टिकल एक साइक्लोड के अंदर चलता हो या साइक्लोड के बाहर चलता हो। ठीक है, अंदर, अंदर का मतलब साइक्लोड के ऊपर, इस टाइप से। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है साइक्लोड से बाहर। ठीक है, साइक्लोड के बाहर किस टाइप से चलेगा, कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी उसने क्वेश्चन के अंदर। या फिर ऐसा हो कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, एक रस्सी है हमारे पास। ठीक है, और उस रस्सी के अंदर हम लोग क्या करें, एक बीड, एक मोती या फिर एक रिंग को डाल दें। ठीक है, जैसे की रिंग होता है हमारा, की रिंग के अंदर क्या होता है, जो की होती है वो हमेशा सर्कल के अंदर चलती है। ठीक है, क्यों? रिंग के अंदर होती है की। तो इसी टाइप से मान लो क्वेश्चन के अंदर ये है कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, एक छोटा सा छल्ला है या मोती है, जैसे हार के अंदर मोती होते हैं, उसके अंदर छेद होता है और उसको रस्सी के अंदर डालते हैं। तो इसी टाइप से बीड भी हो सकता है, मोती भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, छल्ला भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, जिसको एक रस्सी के ऊपर डाल दिया। फिर इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ये रिंग जो है इस स्ट्रिंग को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, इसके साथ ही रहेगा और रस्सी के साथ। तो कहने का मतलब क्या हो गया? प्रतिबंध हो गया। ठीक है, रस्सी को छोड़ नहीं सकता। तो इस टाइप की जो मोशंस होंगी, ये सारा डिस्कशन जो होगा वो किसके अंतर्गत होगा? ठीक है, अंडर कंस्ट्रेंट मोशन, प्रतिबंधित गति के अधीन। ओके, तो आइए हम अब इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, तो आर्टिकल की स्टेटमेंट देखिए आप। सबसे पहले आर्टिकल क्या है? मोशन ऑन ए स्मूथ कर्व इन ए वर्टिकल प्लेन। ओके, तो डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u अलोंग ए स्मूथ वर्टिकल कर्व। कहने का मतलब उस कण की गति की व्याख्या कीजिए, उस पार्टिकल की मोशन के बारे में डिस्कस कीजिए जिसका मास कितना हो, जिसका द्रव्यमान कितना हो, m हो, और उस पार्टिकल को u वेग से एक चिकने ऊर्ध्वाधर वक्र के अनुदिश फेंका जाता है। ठीक है, उसकी मोशन के बारे में अपने को डिस्कस करना है। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप। हम जो सोल्यूशन में देखिएगा आप, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक कर्व है हमारे पास, एक वक्र है। ओके, इस टाइप से कोई कर्व जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं इस ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x0, y0। यानी कि पार्टिकल जो है अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट करता है? पॉइंट ए से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x0, y0। और t टाइम के बाद ये पार्टिकल s डिस्टेंस कवर करते हुए कहाँ पे पहुँच जाता है? पॉइंट P के ऊपर, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x, y। तो अब एक चीज़ और, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है, u, और t टाइम के बाद हम सपोज कर लेते हैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v है। और वेलोसिटी हमेशा हम कहाँ पे शो करते हैं? अलोंग टेंजेंट। ठीक है, a से चला, t टाइम के बाद पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, इस टाइप से कर्व के ऊपर चल रहा है ये, क्योंकि प्रतिबंधित कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? किसी कर्व के ऊपर स्पेशली चले। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी मोशन है पार्टिकल की, टी टाइम के बाद पॉइंट पी के ऊपर, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है। और अब देखो क्या होगा, क्योंकि जब इसका मास है तो 100% क्या होगा, इसका वेट होगा किस साइड की ओर, वर्टिकल डाउन। कितना? mg। और हम लोग क्या जानते हैं, टेंजेंट जो है p पर, ये x अक्ष के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है? 60 डिग्री के एंगल। ओके, और फिर उसके बाद देखो इस वेट के कारण जैसे हम जमीन के ऊपर चलते हैं तो क्या होता है, जमीन की रिएक्शन है। ठीक है,
ऐसे ही जब पार्टिकल कर्व के ऊपर चलेगा तो इसके वेट के कारण क्या होगा, इस कर्व की रिएक्शन होगी नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आर। ओके, और इसके बाद अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो हम लोग क्या जानते हैं, इस टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, m dv अपॉन ds, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और ऐसे ही हम इस नॉर्मल के अलोंग भी फोर्स लिख सकते हैं। क्या होगा फोर्स, m इंटू वी स्क्र अपॉन रो, एंड वेयर रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर रो क्या है, वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, वेट भी क्या होता है, फोर्स, रिएक्शन भी क्या होती है, फोर्स। अब हम फोर्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो अलोंग टेंजेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एम वी डी वी अपॉन डी एस। क्यों, वी डी वी अपॉन डी एस क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण इंटू मास क्या होता है, फोर्स, बल। और ऐसे ही साइड के अंदर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, इक्वेशंस लिखेंगे हम यहाँ पर, बिकॉज मोशन के बारे में डिस्कस करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस रिएक्शन की लाइन को हम इस साइड के अंदर बढ़ाते हैं, और ये एंगल साई, ये टोटल 90 है, देखो आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, ये 90 माइनस साई होगा। आप इस टाइप से देख सकते हो, ये एंगल 90, ये कितना हो गया 90 माइनस साई, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन साई बनेगा ये। ओके, और उसके बाद अगर हम इस mg के दो पार्ट करें अलोंग एंगल, तो क्या बनेगा, mg cos साई, mg cos साई इस साइड के अंदर। और दूसरा कंपोनेंट इसका अगर हम इस साइड के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, mg sin साई। बहुत ही सिंपल, एंगल की डायरेक्शन के अंदर cos, और एंगल की दूसरी साइड में अगर अपने को लिखना हो तो ये कितना होगा, साइन होगा। ठीक है, एंगल जरूर देखिए आप, ये एंगल हमारे पास साई है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस साई, फिर ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, साई हो जाएगा। इस साई के अलोंग mg के दो कंपोनेंट, एंगल की डायरेक्शन के अंदर mg cos साई, और एंगल के दूसरी साइड के अंदर mg sin साई। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसके बारे में दो शब्द लिख देना आप, कि एक पार्टिकल ए से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, और ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x0 y0, और आफ्टर टाइम t समय के बाद पार्टिकल ए से p तक पहुंच जाता है, एंड वेयर आर्क ए पी इक्वल टू एस, और p के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x y। ओके, और बहुत ही सिंपल, u क्या दे रखा है इसने, इनिशियल वेलोसिटी, बिंदु ए पर कण का वेग। आप लिख सकते हो u इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड v इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट p। बिंदु p पर कण का वेग है t समय के बाद। ओके, तो इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे, एम वी डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, देखो आप इस साइड में फोर्स, बट यहाँ पर इस साइड में नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, कितना, एम जी साइन साई। तो क्या देगा, एम डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस एम जी साइन साई। ये माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, क्यों, अगर इधर होता तो ये पॉजिटिव होता है इस साइड के अंदर, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज वी डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस जी साइन साई। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन रो, एम वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आप, जो फोर्स इस साइड के अंदर है वो पॉजिटिव होगा, और जो इसके अपोजिट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस साई। ओके, और अगले स्टेप के अंदर इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, और अब इक्वेशन फर्स्ट से आगे बढ़िए आप। ओके, हमें इसके बाद लिखे आप, सिंस
टेन साई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज डी वाई अपॉन डी एस अपॉन डी एक्स अपॉन डी एस, दैट इज साइन साई अपॉन कॉस साई। ओके, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा साइन साई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एस। ओके, और अब आपने क्या करना होगा, साइन साई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करो आप, तो लिखिए बाई 1। ओके, यहाँ पर साइन साई की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी डी वी अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस जी इंटू डी वाई अपॉन डी एस। ओके, एंड देन डी एस से डी एस कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा वी डी वी इक्वल टू माइनस जी इंटू डी वाई। और अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस जी इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ओके, तो अब डायनामिक्स के अंदर क्या होता है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट की वैल्यू हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल शुरू में स्टार्टिंग के अंदर क्या कुछ है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो आप। तो कहने का मतलब C1 की वैल्यू हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एट पॉइंट ए। तो लिखिए आप एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर, एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ए पर v की वैल्यू कितनी है, u है, और y कितना है, y0, एंड y इक्वल टू y0। तो इसके अंदर पुट करिए आप इक्वेशन 3 के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस g इंटू y0 प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आएगी u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस g इंटू y0, इक्वेशन नंबर 4। और अब अपने को क्या करना होगा, इक्वेशन 4 से C1 की वैल्यू 3 के अंदर पुट करना। तो नेक्स्ट लिखिए बाई 3rd एंड 4th, बाई इक्वेशन 3rd एंड 4th। समीकरण 3 और 4 से, तो बहुत ही सिंपल, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस जी इंटू वाई प्लस C1 की वैल्यू है हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी इंटू y0। ओके, और अगले स्टेप के अंदर क्या करना होगा, u स्क्वायर की टर्म को लेफ्ट के अंदर, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस जी कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास y माइनस y0। ओके, इन दोनों में से कॉमन g निकाल दो विद नेगेटिव साइन, तो क्या बनेगा y माइनस y0, और u की टर्म को लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करना। और उसके बाद अगर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी इंटू वाई माइनस y0, एंड दिस इज नोन एज एनर्जी इक्वेशन। ये इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 इज कॉल्ड एनर्जी इक्वेशन, ऊर्जा समीकरण कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, गति ऊर्जा में परिवर्तन, गति ऊर्जा में परिवर्तन बाहरी बलों के द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। दैट इज द चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन किनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ से, बाई इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस फाई, इक्वेशन सेकंड लिखा है मैंने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले m से डिवाइड कर दो आप, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो हमारे पास आएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू -2g y माइनस वाई ज़ीरो। क्या किया मैंने, m से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अगले स्टेप के अंदर यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना, दैट इज वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर -2g इंटू वाई माइनस वाई ज़ीरो। और अब ये वी स्क्वेयर का मान हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप बाई सेकंड, कहने का मतलब वी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो देन इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज, यानी कि ये इक्वेशन सेकंड ही है, सेकंड के अंदर वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करना। ओके, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन रो इंटू यू स्क्वेयर -2g इंटू वाई माइनस वाई ज़ीरो इक्वल टू r माइनस mg कॉस साई। ओके, और यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप। देन r इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा m कॉमन, क्योंकि m कॉमन आ रहा है, m अपॉन रो इंटू हो जाएगा यू स्क्वेयर -2g y माइनस वाई ज़ीरो। ओके, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज g इंटू रो कॉस साई। ठीक है, m कॉमन निकालना, m अपॉन रो सारे में से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये m कैंसिल होगा और यहाँ पर रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट P, बिंदु P पर कण की अभिलंब प्रतिक्रिया का मान है। ओके, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट P, यानी कि बिंदु P पर कण का अभिलंब प्रतिक्रिया की वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन का मान है। ओके, तो अब इसके बाद देखिए आप, इफ r इक्वल टू 0, जब रिएक्शन 0 हो जाएगी तो क्या होगा, तब ये पार्टिकल इस कर्व को छोड़ देगा। बहुत ही सिंपल, जब तक इस कर्व के ऊपर चलेगा क्या होगा, पार्टिकल और कर्व के बीच में रिएक्शन रहेगी। और जैसे ही रिएक्शन 0 होती है, देन पार्टिकल 100% क्या करेगा, इस कर्व को छोड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको छोड़ेगा तब क्या होगा, तब हमारे पास ये बनेगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज r इक्वल टू 0, देन m अपॉन रो इंटू हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वेयर -2g y माइनस वाई ज़ीरो माइनस g इंटू रो इंटू कॉस साई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वी स्क्वेयर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वी स्क्वेयर की वैल्यू है। ठीक है, नंबर दे दो आप इसको, 6/6, इक्वेशन 6 से इसको वी स्क्वेयर लिखा जा सकता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, देखो क्योंकि इक्वल टू 0 है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे हम, तो हमारे पास बनेगा दैट इज वी स्क्वेयर माइनस जी इंटू रो इंटू कॉस आई इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 0 नहीं होगी, मास भी 0 नहीं होगा। ठीक है, दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ब्रैकेट इक्वल टू 0। और ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 6 का यूज़ करते हुए वी स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो वी स्क्वेयर माइनस जी इंटू रो इंटू कॉस आई इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत ही सिंपल सा रिलेशन बनेगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू जी इंटू रो इंटू कॉस आई। ये रिलेशन कब होगा, जब पार्टिकल इस कर्व को छोड़ेगा, दैट इज रिएक्शन 0 होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह पढ़ेंगे, अगर उसने लिखा होगा कि पार्टिकल कर्व को छोड़ता है, तो इसका मतलब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, रिएक्शन इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ओके।